शाम को जैसे ही अपने पास रात की रानी की खुशबू आई तो वो घबरा गया। अरे बाप रे, जिसका डर था वही हुआ। कहते हुए शाम ने बाइक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे किसी की प्यारी सी आवाज आई, श्याम श्याम। इस बहका देने वाली आवाज को सुन श्याम बुरी तरह से घबरा गया और फौरन अपने पैरों के सहारे अपने बंद पड़ी बाइक को धक्का देते हुए आगे ले जाने लगा। पर वो कुछ कदम आगे ही गया होगा कि उसे अपने बिल्कुल करीब पायलों की छम छम सुनाई दी तो श्याम के हाथ पैर डर से ठंडे पड़ गए। उसे लगा कि कोई उसके एकदम पीछे खड़ा है। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसके सामने लाल जोड़े में घूंघट ओढ़े खूनी वधू खड़ी दिखी जो उसकी तरफ ही देखे जा रही थी। खूनी वधू ने जैसे ही अपना घूंघट हटाया, श्याम उसके चेहरे को देखता रह गया। उसने आज से पहले इससे खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी थी। श्याम उसकी खूबसूरती में सब कुछ भूल गया। खूनी वधू ने उंगली से इशारा करते हुए उसे अपने पास बुलाया। फिर क्या था, श्याम ने अपनी बाइक वहीं छोड़ दी और उसके करीब पहुंच गया। खूनी वधू के पास जाते ही श्याम उसकी खुशबू और उसकी सुंदरता में सम्मोहित होकर उससे लिपट गया। श्याम उसे अपनी बाहों में भरकर काफी उत्तेजित हो गया था और इसी बीच खूनी वधू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। उसने श्याम को खुद से अलग किया और उसके होंठों पर अपने गुलाबी पतले होंठ रख दिए और फिर बड़ी ही संजीदगी से उस श्याम को चूमने लगी। पर कहीं ना कहीं श्याम को अब थोड़ा अजीब लगने लगा था, मगर वो चाहकर भी उससे अलग नहीं हो पा रहा था। श्याम का खुद पर से काबू हटता ही चला जा रहा था। जहां एक तरफ श्याम खूनी वधू का शिकार बन चुका था, वहीं दूसरी ओर इस घटना के कुछ देर बाद गांव का ही एक व्यक्ति कृष्णा अपने घर में पानी पीने के लिए उठता है। बड़ी जोर से प्यास लगी है, रात का खाना खाने के बाद पानी नहीं पिया ठीक से हमने। कहते हुए कृष्णा ने रसोई में रखे घड़े से जब पानी निकालना चाहा तो घड़े में एक बूंद पानी नहीं था। कृष्णा ने झल्लाते हुए कहा, अरे अभी ये पानी खत्म होना था, अब इतनी रात को कहां से लेकर आए हम पानी? अब तो कुएं के पास ही जाना होगा। ये सोचकर कृष्णा ने एक बाल्टी ली और हाथ में टॉर्च लेकर घर से बाहर निकल गया। कल से पानी पहले ही देख लिया करेंगे कि है या नहीं घर में। ऐसे रात होने के बाद निकलने में तो जान की आफत ही है। अब क्या करे, देखा जाएगा जो होगा। कृष्णा मन ही मन बड़बड़ाता हुआ हाथ में टॉर्च और बाल्टी पकड़े चला जा रहा था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था और बस झिंगुरों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। कृष्णा जल्दी जल्दी काल भैरव मंदिर के सामने वाले कुएं पर आया और जल्दी से रस्सी से बंधी बाल्टी से कुएं से पानी खींचने लगा। उस सन्नाटे में कुएं के पानी की छल छल करने की आवाज ही आ रही थी और कृष्णा ठंड में कांपता हुआ पानी से भरी बाल्टी को खींच रहा था। कृष्णा ने कांपते हुए कहा, आजा आजा, जल्दी से निकल जा बाल्टी, अब और इस ठंड में नहीं रुका जा रहा यहाँ से। ये निकल गया पानी, अब जल्दी से निकलते हैं। पानी निकालने के बाद कृष्णा जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, कुएं के चबूतरे पर किसी के बैठे होने का एहसास हुआ तो उसके कदम वहीं ठिठक गए। तभी उसे अपने ठीक पीछे पायलों की छन छन सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा हो। और इसके साथ जैसे ही हवा में रात की रानी की खुशबू फैली तो कृष्णा के हाथ से पानी से भरी बाल्टी छूटकर गिर गई। उसके हाथ थरथराने लगे और वो धीरे से पीछे मुड़ा तो सामने जो खड़ा था उसे देख उसके मुंह से बड़ी मुश्किल से निकला, खूनी वधू। कृष्णा कुछ कह या कर पाता कि उससे पहले ही खूनी वधू के खूबसूरत से चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने धीरे से कहा, कृष्णा। इतना सुनते ही कृष्णा डर से कांपने लगा। खूनी वधू उसके बेहद करीब आकर खड़ी हो गई और उसके बदन पर अपने खूबसूरत हाथों को फेरने लगी।
ऐसा करते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और कृष्णा के चेहरे पर खौफ। अगले ही पल खूनी वधू ने कृष्णा को अपनी ओर खींचा और उसके होठों को चूमने लगी। उसके चूमते ही कृष्णा की आंखें फैल गई और वो खुद को खूनी वधू के चंगुल से छुड़ाने के लिए मचलने लगा। लेकिन खूनी वधू की गिरफ्त कम होने की जगह बढ़ती चली गई। अब तक कुछ ही समय के भीतर फूलपुर गांव में 2 लोग खूनी वधू के शिकार बन चुके थे, लेकिन अभी तक किसी को इस बात का पता नहीं चला था। गांव के ही एक अलग हिस्से में संजय अपने खेत की रखवाली के लिए पास के ही एक छोटे से घर में सो रहा था। तभी उसे खेतों में हलचल सी लगती है तो उसकी आंखें खुल जाती है। वो उठकर बाहर देखने लगता है, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। संजय ने सोचते हुए कहा, खेत में ये आवाजें कैसी आ रही है? जैसे कि कोई जानवर हमारी फसल चबा रहा हो। हे भगवान, अब ये क्या मुसीबत है? पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कोई जानवर पहले भी हमारे खेत में आया था क्या? संजय ये सोचकर परेशान ही हो रहा था कि तभी उसे खेतों में फिर से हलचल महसूस हुई और इस बार ऐसा लगा कि खेत में गायों का कोई झुंड घुस आया है। संजय ने खुद से कहा, इतनी रात को गायें कहाँ से आ गई खेत में? सभी की गायें तो शाम होते के साथ ही खूंटे से बांध दी जाती है। अरे यहाँ किसकी गाय घूम रही है? देखना पड़ेगा अब तो, नहीं तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। संजय उठा और पास रखी लाठी को उठाकर बाहर निकल गया। सर्द रात में ठंडी हवाएं सुई सी बदन में चुभ रही थी। संजय कंबल ओढ़े खेत में पहुंचा और लाठी लेकर फसलों के बीच छिपी गायों को भगाने लगा। हस, हस, हट्टर, हस, हस, हट्टर, हट, हट, हट्टर। संजय तेज तेज आवाजें करता हुआ खेत में छिपी गायों को ढूंढ रहा था, लेकिन अचानक ही वहां होती हलचल शांत हो गई। संजय कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे खेत के बीच से एक आहट महसूस हुई तो वो उधर बढ़ा। संजय की घबराहट अब बढ़ चुकी थी। वो धीमे कदमों से आगे बढ़ रहा था। संजय ने धीरे से पूछा, कौन है वहां? कौन है? कोई है क्या? बाहर आओ। लेकिन संजय की इस बात का उसे कोई जवाब नहीं मिला। पर उसे वहां फिर से एक हलचल महसूस हुई तो उसने आगे बढ़कर एक झटके से लाठी के सहारे वहां की फसल को जैसे ही हटाया, उसे वहां एक औरत लाल जोड़े में घूंघट लिए बैठी दिखाई दी। तो संजय घबराकर नीचे गिर पड़ा। वो औरत उठी तो उसके उठने के साथ ही उसके पायलों की छन छन की आवाज सुन संजय ने हकलाते हुए कहा, खूनी वधू। संजय जो अब तक ठंड से कांप रहा था वो अब पसीने से तरबतर हो चुका था। अचानक ही वहां हवा में रात की रानी की तेज खुशबू फैल गई तो संजय डर से कांपने लगा। अगले ही पल खूनी वधू जोर जोर से हंसने लगी और फिर उसने संजय को पकड़कर उठाया तो संजय के पैर मौत के डर से उसका साथ नहीं दे रहे थे। खूनी वधू ने संजय को अपने करीब खींचा और उसके होठों पर अपने होठ रख उसे पूरी शिद्दत के साथ चूमने लगी। जैसे जैसे खूनी वधू संजय के होठों को चूम रही थी वैसे वैसे उसका शरीर सफेद पड़ता जा रहा था। फूलपुर गांव में मौत से भरी ये रात खामोशी के साथ गुजर चुकी थी, लेकिन इस खामोशी के बाद का तूफान आना अभी बाकी था। अगली सुबह सूरज उगते के साथ ही वीर सिंह अपनी साइकिल लेकर घर से निकल गया। वीर सिंह काफी हड़बड़ी में था। उसने खुद से कहा, देर हो गई है पहले ही, अब वहां पहुंचते पहुंचते कहीं मुरारी काका निकल ना जाए। ये सोचते हुए वीर सिंह गाना गुनगुनाते हुए साइकिल तेजी में चलाए जा रहा था। क्या खूब लगती हूँ, डर लगती हूँ, हाँ अर्पणा तुम जान हमारी हो, लगती हो। वो मस्ती में गाना गाते जा रहा था। तभी उसने अपनी साइकिल रोकी और परेशान होते हुए बोला, ये लघु श्रृंखला बिना अजीब मुसीबत है, निपट कर तो आए थे लेकिन फिर से आन पड़ी है। अपने आप में बड़बड़ करता वीर सिंह
एक बरगद के पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया और हल्का होने लगा। तभी वीर सिंह को लगा कि उसके सिर के ऊपर कुछ है। उसने जैसे ही अपने सिर को ऊपर किया, उसकी चीख निकल गई। अरे बाप रे बाप, ये क्या है भाई? लाश! किसने लटका दिया इसे मारकर? वीर सिंह ने जैसे ही बरगद के पेड़ से लाश लटकी देखी तो वो वहीं गिर पड़ा और घबरा कर चीखने लगा। जहां वीर सिंह की बुरी हालत थी, वहीं दूसरी ओर पुजारी जी काल भैरव मंदिर की तरफ जा रहे थे। सवेरा हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, तो आसपास इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। पुजारी जी जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे, मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित कुएं के चबूतरे पर उन्हें कोई आदमी लेटा हुआ दिखा, तो वो उसके पास पहुंच गए। पुजारी जी ने हैरान होते हुए कहा, ये कौन भला आदमी है जो कुएं के चबूतरे पर ही सो गया? जरा देखो इसे। पुजारी जी ने वहां जाकर उस व्यक्ति को पुकारा। सुनो भाई, कौन हो तुम और यहाँ ऐसे क्यों सोए हो? घर नहीं है क्या तुम्हारा? पुजारी जी के सवाल का उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पेट के बल अभी भी चबूतरे पर लेटा हुआ था। कुछ ही पल में वहां और भी लोग जमा हो गए, तो एक आदमी ने कहा, हम देखते हैं पुजारी जी, ये कौन है जो ऐसे सोया है? इतना कहकर उस आदमी ने कुएं के चबूतरे पर सोए उस आदमी को जैसे ही जगाने के लिए हिलाया, तो वो सोया हुआ आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही सब हैरान रह गए। वो आदमी जिंदा नहीं था, बल्कि वो तो उसकी लाश थी जो कुएं के चबूतरे पर पड़ी हुई थी। आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे ये तो बिल्कुल उस भूतनी का शिकार लग रहा है। इसका शरीर भी वैसे ही सफेद पड़ा है जैसे कि खूनी वधु के शिकार का पड़ता है। ये सुनते ही वहां खड़े पुजारी जी के साथ ही सबके चेहरे पर खौफ नजर आने लगा। फूलपुर गांव में अब तक 2 लाशें मिल चुकी थी। लगभग पूरे गांव में अब तक हड़कंप मच चुका था, लेकिन इस घटना से बेखबर किशन लाल हाथ में लोटा लिए सुबह सुबह खेत में पहुंच चुका था। किशन लाल ने अपने आसपास देखा और धीरे से एक कोने में जाकर बैठ गया। किशन लाल जैसे ही वहां बैठा, उसके मुंह से निकला, अरे अरे ये क्या है यहाँ? इतनी मक्खियां क्यों भिनभिना रही है? क्या है यहाँ? कहते हुए किशन लाल की नजर जैसे ही अपने पीछे गई, वहां देखते ही किशन लाल के हाथ से पानी भरा लोटा छूटकर गिर पड़ा और किशन लाल चिल्लाते हुए वहां से भागा। अरे लाश है खेत में, कोई मरा पड़ा है वहां खेत के पास। अब तक फूलपुर गांव में 3 अलग अलग जगहों पर 3 अलग अलग लोगों की लाशें मिलने से पूरे गांव में हड़कंप का माहौल था। सभी लाशों को सफेद चादर से ढककर पंचायत में उसी चौपाल पर लाकर रखा गया। लाशों की हालत खूनी वधु के शिकार जैसी थी, तो ये तो पक्का हो चुका था कि एक खूनी खेल सिर्फ खूनी वधु का ही है और इससे पूरा गांव सहम चुका था। भीड़ में अब चेतन भी खड़ा था और इस बात को लेकर परेशान था कि कहीं ये सब उसकी गलती के कारण तो नहीं हो रहा है। चेतन ने परेशानी में सोचा, समझ नहीं आ रहा कि अगर मैंने खूनी वधु के साथ गलत किया, मैंने उसका भरोसा तोड़ा, तो फिर गांव के इन मासूम लोगों को क्यों मार रही है? उसे अगर मारना ही है तो मेरी जान क्यों नहीं ले लेती? क्यों हर बार मुझे छोड़ देती है? चेतन अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक आदमी ने वहां रखे लाशों के ऊपर से चादर को हटाया, तो चेतन की नजर उन आदमियों के मृत शरीर पर पड़ी, जिसे देखते के साथ चेतन चौंक पड़ा। चेतन थोड़ा और आगे बढ़ा और खुद से बोला, ये किसकी लाश है? मुझे इन 2 लोगों की शक्लें जानी पहचानी क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों को पहले भी कहीं देखा है। चेतन उन लाशों की शक्लें देख सोच में पड़ गया था। उसने मन ही मन कहा, हो सकता है कि गांव के ही लोग हैं, तो मैंने पहले देखा हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इन दोनों को इस गांव में नहीं बल्कि कहीं और ही देखा है। चेतन अपने दिमाग पर पूरा जोर लगाकर यही सोच रहा था कि तभी उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने हैरानी से कहा, याद आया, मैंने इन दोनों आदमियों को अपने भूतकाल में देखा है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? कैसे देख सकता है चेतन वर्तमान में मरे इन लोगों को भूतकाल में? और क्या है फूलपुर गांव में
खूनी वधू के इस अचानक हुए कहर का राज जानने के लिए चेतन को जैसे ही समझ आया कि इन दो आदमियों की शक्लों के हूबहू शक्ल वाले आदमियों को चेतन ने भूतकाल में देखा है, तो वो सोचने लग गया। जो कुछ भी चेतन को समझ आया था, उसके बाद चेतन के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। वो वहां से फौरन भागा और बेतहाशा दौड़ता हुआ एक जगह पर जाकर रुक गया। तेज हुई सांसों को कंट्रोल करते हुए चेतन ने कहा, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने जो देखा वो कैसे मुमकिन हो सकता है? जो दो आदमी यहाँ इस फूलपुर गांव में मरे हैं, वो दोनों मेरे भूतकाल में कैसे हो सकते हैं? जहां तक मुझे याद है, इनमें से एक आदमी की शक्ल भूतकाल के उस आदमी से मिलती है जो चित्रलेखा के नगर स्त्री बनने के बाद उसका सौदा करके उसे ले जा रहा था, जिससे मैं चित्रलेखा को बचा नहीं पाया था। पर दूसरे आदमी की शक्ल ठीक उसी आदमी से मिलती है जिसे मैंने भूतकाल में चित्रलेखा के साथ संबंध बनाते हुए उस खंडहर वाली हवेली में देखा था। चेतन की हालत खराब हो रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी थी। उसने सोचते हुए कहा, क्या मतलब है इन सब का? पहले खूनी वधू जो चित्रलेखा है, उसके बाद हर्षवर्धन जिसका दूसरा जन्म मैं हूं, फिर वीर सिंह की शक्ल के आदमी के साथ चित्रलेखा की तस्वीर, और अब ये दो आदमी जो फूलपुर में मरे हैं। भूतकाल में ठीक उन्हीं की शक्ल के आदमियों के साथ चित्रलेखा को संबंध बनाना पड़ा था। आखिर मैं इस पहेली को सुलझा क्यों नहीं पा रहा? एक ही शक्ल के दो दो लोग भूतकाल और वर्तमान में हैं। क्या कारण हो सकता है इन सब का? चेतन को जब कुछ समझ नहीं आया तो वो कालदूत को ढूंढने हवेली जा पहुंचा और आवाज देते हुए बोला, कालदूत प्लीज सामने आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं बड़ी मुश्किल में हूं, प्लीज मेरी मदद करो। जहां चेतन अपनी मदद के लिए कालदूत को खोज रहा था, वहीं दूसरी ओर वीर सिंह चौपाल के पास भीड़ में शांत खड़ा कुछ और ही सोचे जा रहा था। कुछ देर के बाद वीर सिंह अपने जेब से मोबाइल फोन निकालता हुआ भीड़ से बाहर आ गया और एक नंबर डायल किया और बोला, 10 मिनट में उसी जगह पर आकर मिलो, बहुत जरूरी बात करनी है। फोन पर इतना कहकर उसने फोन रख दिया और तेज कदमों से वहां से निकल गया। कुछ देर बाद वीर सिंह वहां से निकल सीधा गांव से थोड़ा बाहर रेलवे ट्रैक के पास स्थित उसी घर पर पहुंच चुका था जहां वो अर्पणा से मिलता था। उस घर में पहुंचते ही वो अर्पणा से बोला, तुम्हें पता भी है गांव में क्या हुआ है? अर्पणा वीर सिंह का घबराया हुआ चेहरा देखकर बोली, नहीं पता, लेकिन कुछ तो हल्ला हुआ है, बस इतना पता है। वीर सिंह उसकी तरफ आता है और बिल्कुल धीमी आवाज में कहता है, गांव में 3 अलग अलग जगह पर 3 लोगों की लाशें मिली है और पूरा गांव जान चुका है कि इन मौत के पीछे उसी खूनी वधू का हाथ है। हमें लगता है कि ये तुम्हारे उसी काले जादू का नतीजा है जिससे नाराज होकर उस भूतनी ने ये कांड कर दिया है। वीर की बात सुनते ही अर्पणा के कदम डगमगा गए और वो रोते हुए उससे बोली, क्या मेरी वजह से खूनी वधू नाराज हो गई? क्या मेरे काले जादू की वजह से ये सब हुआ है? मैं जिम्मेदार हूं इन मौतों की क्या? उसे ऐसा रोता देख वीर सिंह ने उससे कहा, अरे मत रो, तुम चुप हो जाओ, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम तो अच्छा ही करने जा रही थी ना। अब गौर से सुनो मेरी बात को, ये जो कुछ भी हुआ है उसे अब तुम पूरी तरह से भूल जाओ। गलती से भी कभी गलती मत करना और किसी के सामने इस बात का जिक्र मत करना। वीर सिंह खूनी वधू के इस कहर का कारण अर्पणा के काले जादू को समझ रहा था। उसने उसे कैसे भी शांत तो करा दिया, लेकिन उसका खुद का मन शांत नहीं हो रहा था। सूरज डूबने को था, हर तरफ हल्का अंधेरा होने लगा था। गांव के बाहर एक सुनसान से रास्ते पर एक कोने से लगातार कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे
कोई कुछ खोद रहा हो। हर बार फावड़े की आवाज आती और फिर सन्नाटा छा जाता। अंधेरे में हल्की रोशनी के बीच वहां दो लोगों की परछाई नजर आ रही थी, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि कोई मर्द है जो वहां कुछ खोद रहा है, और एक औरत खड़ी चौकन्नी निगाहों से चारों ओर देख रही है। तभी उन्हें कुछ दूरी पर किसी के पायलों की खनकने की आवाज सुनाई दी, तो गड्ढा खोदते आदमी के हाथ फावड़े पर रुक गए। उसने धीरे से कहा, खूनी वधू तो नहीं है यहाँ। इतना सुनते ही उस औरत ने डरते हुए कहा, नहीं, वो यहाँ अभी कैसे? अभी तो पूरी तरह से अंधेरा भी नहीं हुआ है। उसकी बात पर सहमति देते हुए उस मर्द ने फुसफुसाकर कहा, गड्ढा खोद दिया है, लाओ जल्दी से वो सामान हमें दो। ये सुनते ही उस औरत ने एक पोटली उस आदमी की तरफ बढ़ा दी, तो उस आदमी ने फिर से कहा, देखो अर्पणा, इस बात की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए। हम तुम्हारे इस काले जादू के सामान को यहाँ दबा रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसकी बात को सुन उस औरत ने कहा, वीर सिंह, मुझे डर लग रहा है, कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए। वीर सिंह और अर्पणा अभी अपनी बातें कर ही रहे थे कि उन्हें वहां किसी के होने का एहसास होता है, कोई उनकी बातों को सुन रहा हो जैसे। वीर सिंह ने अर्पणा की ओर देखते हुए धीरे से कहा, क्या तुमको भी लगा कि कोई है यहाँ? अर्पणा ने कहा, हाँ, शायद कोई था यहाँ, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा। इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देख ले, जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। अर्पणा की बात सुन वीर सिंह ने जल्दी जल्दी उस पोटली पर मिट्टी डाली और उसे गाड़ दिया। फावड़े को हाथ में उठा वीर सिंह अर्पणा का हाथ पकड़े वहां से निकल गया। वीर सिंह का हाथ पकड़े हुए अर्पणा ने जाते जाते पीछे मुड़कर उस गड्ढे की तरफ देखा और उसके होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। अपना काम खत्म करने के बाद अर्पणा और वीर सिंह वहां से चुपचाप से निकल गए। वहीं दूसरी ओर चेतन जब कालदूत को ढूंढकर थक गया तो वो वापस वीर सिंह के घर आ गया। घर आने के बाद चेतन सीधे किताबों वाले कमरे में पहुंच एक बार फिर चित्रलेखा किताब को पलटने लगा और खुद से बोला, हो ना हो ये किताब मेरी कुछ तो हेल्प करेगी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहां से मुझे क्लू मिलेगा। मेरे कारण ही सब कुछ हुआ है, मुझे भूतकाल में ध्यान रखना चाहिए था, ऐसे चित्रलेखा को नजर नहीं आना चाहिए था मुझे, मेरे कारण ही उसका भरोसा टूटा। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि एक तरफ अपने हालत का जिम्मेदार वो मुझे मानती है और दूसरी ओर उसे उम्मीद भी मुझसे ही है। आसानी से वो मुझे मारकर अपनी मौत का बदला ले सकती है, लेकिन न जाने क्यों वो मुझे जिंदा छोड़ रही है। अपने सारे सवालों के जवाब के लिए मुझे चित्रलेखा की जिंदगी को नजदीक से देखना ही होगा और उसके लिए मुझे वापस भूतकाल में जाना ही होगा, क्योंकि इन सब का नुकसान इस गांव के निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जहां एक तरफ वीर सिंह और चेतन अपने अपनी उलझनों में उलझते चले जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर गांव के पंचायत के मुखिया और पुजारी के साथ पूरा गांव इकट्ठा था। वहां खड़े लोगों से पुजारी जी ने कहा, अब तक तो केवल वो भूतनी विवाह के लगन में विवाह करने वाले पुरुषों को अपना शिकार बनाती थी, लेकिन पिछले 1 महीने से जब से उस शहरी लड़के चेतन ने काल भैरव मंदिर के सदियों से बंद रहे गर्भगृह का दरवाजा खोल हमारी प्रथा को तोड़ा है, और वो भी रात के वक्त, तब से ही ये खूनी वधू एक के बाद एक हमारे बीच के कई पुरुषों की जान लेती जा रही है। और कल रात तो अनर्थ ही हो गया, एक साथ 3 लोगों की जान ली है उस भूतनी ने। पुजारी जी की बात खत्म होते ही मुखिया जी ने अपने बगल में एक बड़े से कुर्सी पर बैठे आदमी को देखा, जिसने काले रंग का एक लंबा कुर्ता और धोती जैसा कपड़ा पहना हुआ था, जिसका चेहरा राख से लिपा सफेद पड़ा हुआ था। माथे पर पीले रंग का एक बड़ा सा टीका लगा हुआ था। उसके लंबे बाल जटाएं बन चुकी थी, गले में पड़ी कई मालाएं और हाथ में एक बड़ी सी पोटली को पकड़े
वो वहां आंखें बंद किए बैठा था। दूसरी ओर से वीर सिंह वहां इतनी भीड़ जमा देख भागते हुए आया और एक आदमी से बोला, भाई किस बात की भीड़ लगी है यहाँ, और ये कहाँ से पकड़ लाए हो इस तांत्रिक को? वीर सिंह के सवाल पर उस आदमी ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुखिया जी और पुजारी जी लेकर आए हैं। खूनी वधू के कहर से अब यही बाबा मुक्ति दिलाएंगे हम सबको। तभी उस तांत्रिक ने अपनी आंखें खोल ली। राख से लिपे सफेद चेहरे पर उसकी लाल आंखें खौफ पैदा कर रही थी। तांत्रिक उठा और तेज आवाज में बोला, मैं सब जानता हूं उस शैतानी ताकत के बारे में। पहले भी मैंने उसे वश में करना चाहा, लेकिन तब वो बच निकली। उसके बाद मैंने अपनी सिद्धियों को बढ़ाया, कई शक्तिशाली तंत्र साधनाएं की और उसी तंत्र साधना के जरिए कई खतरनाक और शैतानी ताकतों को अपने कब्जे में किया है। उस भूतनी का खात्मा भी मैं ही करूंगा। अभी से ठीक 24 घंटे के बाद चंद्रमा के आसमान में निकलते ही एक खास योग बनने वाला है। ऐसा योग जो केवल 222 दिनों में एक बार ही बनता है, और उसी योग के भीतर कितनी भी शक्तिशाली शैतानी शक्तियां क्यों ना हो, वो कमजोर पड़ ही जाती है। और ठीक उसी पल हम उसे वश में कर लेंगे और फिर हमेशा के लिए उसे खत्म कर देंगे। पूरे गांव में एक खबर जल्दी ही आम हो गई कि अब खूनी वधू का अंत करीब है। वही इन बातों से अनजान चेतन घर में बैठा अब भी चित्रलेखा किताब पर अपना माथा खपा रहा था। तभी एकाएक माही उस कमरे में आ गई और चेतन को परेशान देखकर बोली, क्या हुआ चेतन, बहुत परेशान नजर आ रहे हो? चेतन ने बिना उसकी ओर देखे किताब के पन्ने पलटते हुए कहा, हाँ बस मैं अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूं, लेकिन मिल नहीं रहे। माही चेतन की कुर्सी के करीब आ गई और टेबल से कुछ किताबें हटाकर उस पर बैठते हुए बोली, कैसे जवाब? कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं? वैसे इस किताब के बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चाहो तो मेरी मदद ले सकते हो। चेतन ने किताब बंद कर दी और किताब को पास रखी एक कुर्सी पर रख दिया और माही का हाथ थामते हुए बोला, सब बता दूंगा, लेकिन अगर मैं तुमसे अभी कुछ बोलूंगा तो तुम मुझे पागल समझोगी। चेतन की इस बात पर माही हंसते हुए बोली, हाँ सब समझती हूँ तुम्हें, ना बताने के बहाने मत मारो। लेकिन सच कहूं तो तुम पागल तो पहले से ही हो। कहते हुए माही हंसने लगी। चेतन बोल पड़ा, एक बार सब ठीक हो जाए फिर सब बता दूंगा। तब माही चेतन के बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं किसी भी तरह की कंडीशन में हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, मेरा ये प्रॉमिस है तुमसे। ये सुनकर चेतन ने कहा, थैंक यू माही, मुझे समझने के लिए। और चेतन ने माही के होंठों पर किस कर लिया। चेतन के ऐसा करते ही माही भी टेबल पर बैठ गई और वो चेतन को किस करने लगी। साथ ही चेतन भी उसे अपनी बाहों में भरकर उसे महसूस किए जा रहा था। चेतन ने धीरे से माही को वहीं टेबल पर लेटा दिया और उसे चूमने लगा। चूमते चूमते चेतन का हाथ माही के कपड़े उसके जिस्म से अलग करने लगा। चेतन ने जैसे ही माही के कपड़े उतारे, ठीक उसी वक्त कुर्सी पर रखी चित्रलेखा किताब अचानक से खुल गई और उसके पन्ने तेजी से फड़फड़ाने लगे। किताब के पन्नों की आवाज सुन चेतन ने कहा, एक मिनट माही, ये किताब के पन्ने ऐसे अचानक से क्यों फड़फड़ाने लगे? पर चेतन कुछ और कह पाता कि माही ने उसके होंठ पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, अभी कुछ नहीं चेतन, हवा चल रही है तो पन्ने फड़फड़ा रहे हैं। इतना कहकर माही चेतन को किस करने लगी। गुजरते वक्त के साथ चेतन और माही के अंदर का तूफान बढ़ते ही जा रहा था और जैसे जैसे दोनों अपने अंदर के तूफान के साथ एक दूसरे में समा रहे थे, वैसे वैसे
और उसी रफ्तार में कुर्सी पर रखे उस किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे थे। चेतन और माही इस बात से अनजान अपने आप में पूरी तरह से डूबे हुए थे। अगले ही पल चेतन का ध्यान किताब की ओर गया तो उसने देखा कि चित्रलेखा किताब से आग की लपटें उठ रही है। ये देख अपने शर्ट को ठीक करता चेतन चित्रलेखा किताब की तरफ चिल्लाते हुए भागा। अरे अरे अरे, ये क्या, आग कैसे लग गई इस किताब में? ओह नो, ये तो जल रही है। कैसे जली चित्रलेखा किताब? क्या ये कोई संकेत है माही और चेतन के प्यार के लिए, या फिर चित्रलेखा को मंजूर नहीं माही और चेतन का साथ? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू। चित्रलेखा किताब को जलता देख चेतन घबरा चुका था। अरे अरे, ये क्या हो गया? अभी तो मैंने इसे पूरा पढ़ा भी नहीं है। कहते हुए चेतन बगल में रखे एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े से किताब की आग को बुझाने में लग गया। वो उसी लकड़ी से किताब को पीटने लगा। चेतन को ऐसा करते देख माही झट से चेतन के पास आई और बोली, चेतन, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे किताब को पीट क्यों रहे हो? अरे पीट कहाँ रहा हूँ, देख नहीं रही इस किताब में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये तो बुझ ही नहीं रही। कहते कहते चेतन अब अपना हाथ किताब पर पटकने लगा। क्या कर रहे हो चेतन, और तुम होश में आओ। माही ने चेतन को झकझोर कर आगे कहा। क्या हो गया है तुम्हें? किताब सही सलामत है अपनी जगह। माही के कहते ही चेतन ने जब किताब को देखा तो वो पूरी तरह से चौंक पड़ा, क्योंकि किताब तो बिल्कुल सही सलामत और अपनी जगह पर थी। ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो ये किताब आग में जल रही थी। चेतन ने माही की तरफ देख कहा। अगर जल रही थी तो फिर पूरी जली क्यों नहीं, और यहाँ अचानक से आग कहाँ से लग जाएगी? चेतन, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। अभी एक काम करो, तुम एक अच्छी नींद लो, तुम्हें उसकी जरूरत है, ठीक है? माही का मूड खराब हो चुका था, वो वहां से चली गई। लेकिन चेतन अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि उसे किताब जलती हुई क्यों दिखी। इतना बड़ा भ्रम उसे कैसे हो गया? चेतन और माही के बीच प्यार का रिश्ता मजबूत होता जा रहा था, मगर चेतन ने जो कुछ भी अभी देखा था उससे उसकी नींद चली गई थी, और शायद उसकी जिंदगी में अभी कई तूफान आने बाकी थे। ये करीब 1 घंटे बाद की बात है। शाम हो चली थी। वीर सिंह घर आया और सीधा चेतन के पास पहुंचा और उसके पास बैठते हुए बोला, कल की रात बहुत खास है। कल रात को उस खूनी वधू का अंत तो निश्चित है, और उसके बाद पूरे गांव को उस भूतनी के खौफ से छुटकारा मिल जाएगा। इतना सुनते ही चेतन के कान खड़े हो गए। वो आश्चर्य से वीर सिंह की ओर देखकर बोला, क्या? खूनी वधू से छुटकारा? और वो कैसे? वीर सिंह लंबी गहरी सांस भरते हुए बोला, एक पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा को बुलाया है मुखिया जी ने, और उस बाबा जी ने कहा है कि कल रात वो उस भूतनी को अपने वश में करके उसे खत्म कर देंगे। वीर सिंह की बात सुन चेतन बड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। उसके साथ तो पहले से ही इतना बुरा हुआ है, और अब उसे मरने के बाद भी तड़पाने का क्या मतलब है? मैं चित्रलेखा के साथ किसी को अब कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा। वीर सिंह ने चेतन की ये बात नहीं सुनी थी। उसने चेतन के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोला, अब हमारे पिता की मौत का बदला पूरा हो जाएगा। चेतन ने वीर सिंह से पूछा, क्या करने वाला है वो तांत्रिक खूनी वधू के साथ? वीर सिंह ने कहा, ये तो नहीं मालूम कि क्या करने वाले हैं, लेकिन जो भी होगा वो कल रात ही होगा। रात बहुत हो गई है तो तुम जाकर सो जाओ, कल की रात बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी बात कहकर वीर सिंह तो वहां से चला गया, लेकिन चेतन की आंखों में नींद नहीं थी। उसने खुद से कहा, मैं पता करके रहूंगा कि आखिर वो तांत्रिक खूनी वधू के साथ करने क्या वाला है, और वो जो कुछ भी करने वाला है मैं उसके इरादे को कामयाब नहीं होने दूंगा। अगली सुबह होते के साथ चेतन मंदिर पहुंच चुका था। पुजारी जी अभी अभी पूजा समाप्त करके मंदिर से बाहर निकल रहे थे। चेतन ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और बोला, पुजारी जी, सुना है आज रात कोई तांत्रिक बाबा उस खूनी वधू को अपने वश में करने वाले हैं। वैसे क्या करने वाले हैं वो तांत्रिक बाबा?
चेतन के सवाल पर पहले तो पुजारी ने उसे घूर कर देखा और फिर बोला, तुम शहर से आकर यहाँ रह रहे हो, इस पर किसी ने कभी कोई सवाल नहीं किया, बल्कि तुम्हारे आने के बाद से ही इस गांव के लोगों की जान पहले से ज्यादा खतरे में आ गई है। तो फिर तुम्हें इस गांव के मामलों में सवाल क्यों करना है? क्यों जानना है कि खूनी वधू के साथ क्या होने वाला है? पुजारी की आवाज में चेतन के लिए शक साफ महसूस किया जा सकता था। इस सवाल पर चेतन कोई जवाब देता उससे पहले ही पुजारी वहां से चले गए। चेतन ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए खुद से कहा, इस गांव में कोई भी मुझे सच नहीं बताने वाला, मुझे रात तक का इंतजार करना ही होगा। चेतन के साथ साथ पूरा गांव ही रात होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शाम ढलने के साथ ही सभी लोग फिर से काल भैरव मंदिर के सामने जमा थे। तभी वहां वही तांत्रिक बाबा आए और जोर से बोले, तुम सब अब रात्रि के इस पहर से लेकर सुबह सूरज उगने तक अपने घरों से बाहर मत निकलना। उस भूतनी को काबू में करना आसान नहीं होगा, तो किसी की भी जान को कोई खतरा ना हो, इसके लिए सभी अपने घरों में ही रहना। तांत्रिक की बात सुन भीड़ में खड़े चेतन ने सोचा, आखिर ये बाबा करने क्या वाला है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तांत्रिक की बात खत्म होते ही वहां से सारे लोग जल्दी जल्दी निकल अपने घरों की ओर चले गए। तांत्रिक के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान तैर गई। उसने आसमान में निकले चांद को देखा और अपने साथ खड़े 4 चेलों से कहा, तैयारी शुरू कर दो, वक्त हो चुका है। चेतन अब भी वहीं खड़ा उस तांत्रिक को देख रहा था। तभी वीर सिंह ने उससे कहा, क्या कर रहे हो यहाँ खड़े होकर? सुना नहीं बाबा जी ने क्या कहा कि यहाँ अब नहीं रुकना है, चलो यहाँ से जल्दी। वीर सिंह ने चेतन का हाथ पकड़ा और उसे वहां से खींचते हुए ले गया। दूसरी ओर तांत्रिक और उसके चेले भी उसके पीछे चले गए। चांद आसमान में ठीक बीच आ चुका था। रात के अंधेरे पर चांद की चांदनी भारी पड़ रही थी और आसमान तारों से भरा हुआ था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, लेकिन काल भैरव मंदिर के पीछे स्थित उस खंडहर वाली हवेली में कुछ तो ऐसा हो रहा था जो उस सन्नाटे को भंग कर रहा था। उस हवेली के भीतर से हल्की रोशनी आ रही थी और तभी तांत्रिक बाबा और उनके चेले हवेली के बाहर आकर खड़े हो गए। तांत्रिक के एक चेले ने धीरे से पूछा, महाराज आगे क्या करना है? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो भूतनी हवेली के भीतर है। तांत्रिक ने गंभीरता से कहा, हाँ मुझे मालूम है, क्योंकि उस भूतनी का यही ठिकाना है। ये जगह उसकी है और वो यहाँ आज मेरे वश में आएगी ही, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ही कमजोर है। चलो चलते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। इतना कहकर तांत्रिक और उसके चेले हवेली के पास पहुंचे। तांत्रिक ने अपने हाथ में पकड़ी हुई पोटली से एक नारियल बाहर निकाला और हवेली की तरफ करते हुए आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। तांत्रिक के हाथ में पकड़ा हुआ नारियल अचानक ही हिलने लगा और फिर एक फट की आवाज के साथ नारियल टुकड़ों में बंट गया। नारियल के इस तरह से फटने से तांत्रिक ने परेशानी से कहा, बहुत शक्तिशाली है ये भूतनी, आएगा मजा, बहुत मजा आएगा तुझे काबू करने में। इतना कहकर तांत्रिक और उसके चेले जैसे ही हवेली की सीढ़ियों पर कदम रखते हैं, उन्हें हवेली के भीतर से अपनी ओर आते हुए घुंघरू की आवाज सुनाई देती है और दूसरे ही पल हवेली का बंद दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है, जैसे कोई उस दरवाजे को और भी जोर से बंद कर रहा हो। ये देख तांत्रिक से उसके एक चेले ने कहा, महाराज ये क्या हो रहा है? ये दरवाजा और ये घुंघरू की आवाज, क्या यहाँ कोई नाच रहा है? ये किसकी घुंघरू की आवाज आ रही है? चेले की बात पर तांत्रिक के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने कहा, हाँ वो नहीं चाहती कि हम अंदर जाए। जो यहाँ नाच रही है ना, वो खूनी वधू नाच रही है। आज की रात उसकी है और वो आज की रात कमजोर भी है और दुखी भी, इसलिए उस पर हमला करने का ये सही वक्त है। इतना कहकर तांत्रिक आगे बढ़ा और हवेली के बंद दरवाजे को छूकर उसने फिर से कोई मंत्र पढ़ा और एक झटके में बंद दरवाजा खुल गया। इसके साथ ही अचानक ही मौसम बदल गया और तेज हवाएं चलने लगी। सितारों से भरा आसमान काले बादलों से घिर गया और बिजली कड़कने लगी तो तांत्रिक के चेले बुरी तरह से डर गए। एक चेले ने हकलाते हुए धीरे से कहा, महाराज ये भूतनी तो बहुत ताकतवर लगती है, कैसे वश में करेंगे आप उसे? चेले की बात सुनते ही तांत्रिक की आंखें
गुस्से से भर गई और उसने जोर से कहा, वो चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उससे तो आज मैं अपने वश में करके ही रहूंगा। पुराना हिसाब भी तो चुकता करना है उससे। आज मैं उसे इतना तड़पाऊंगा कि वो अपनी मुक्ति के लिए ना मुझसे भीख मांगेगी। डरने की जरूरत नहीं है, मैं जब तक हूं वो भूतनी किसी को कुछ नहीं कर पाएगी। तांत्रिक और उसके चेले आगे बढ़े और हवेली के भीतर प्रवेश कर गए। उनके अंदर आते ही हवेली के हॉल में रखा एक बड़ा सा टेबल तेजी से उनकी तरफ आने लगा, जैसे कि किसी ने उस टेबल को तांत्रिक की तरफ धक्का दे दिया हो। पल भर में वो टेबल जैसे ही तांत्रिक तक पहुंचा, तांत्रिक ने अपना दाहिना हाथ आगे कर उस टेबल को रोक दिया और टेबल अपनी जगह वापस जाकर टिक गई। ये देख एक चेले ने चीखते हुए कहा, भागो, वो बहुत खतरनाक है। चेला भागने ही वाला था कि तांत्रिक ने उसे पकड़ा और बोला, मुझसे अधिक खतरनाक नहीं है वो, डरपोक इंसान। तांत्रिक ने अंदर कदम रखा और आगे बढ़ा। उसके अंदर आते ही घुंघरुओं की आवाज और भी तेज हो गई और हवेली के भीतर तेज हवाएं चलने लगी। हॉल की छत पर लगा झूमर जोर जोर से हिलने लगा और उस पर लगी मोमबत्तियां खुद ब खुद जलने लगी। तभी हॉल के दीवार पर लगे एक बड़ी सी तस्वीर में, जिसमें मौजूद इंसान की शक्ल मिट चुकी थी, उस तस्वीर में अपने आप ही आग लग गई। हवेली के भीतर जैसे सब कुछ तबाह होने के कगार पर था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नहीं चाहता हो कि तांत्रिक उस हवेली के भीतर आए। तांत्रिक ने चिल्लाते हुए कहा, तू चाहे जो कर ले, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तू आज मेरे कब्जे में आएगी, तुझे आना ही पड़ेगा। इतना कहकर तांत्रिक ने जलती हुई तस्वीर के ऊपर हाथ में पकड़े लोटे से निकाल पानी को डाला तो उसमें लगी आग बुझ गई। इसके बाद तांत्रिक ने कहा, यहाँ होगी हमारी विधि, चलो यहाँ शुरू करो तैयारी। तांत्रिक के कहते ही एक चेला आगे आया और पोटली से राख निकाल वहां एक बड़ा सा गोल घेरा बनाने लगा। तांत्रिक वही तेजी से टहलने लगा। घुंघरुओं की आती आवाज को सुन वो बेचैन हो रहा था। राख का बड़ा घेरा बन जाने के बाद एक दूसरे चेले ने गोल घेरे के भीतर एक कंकाल की खोपड़ी, काला राख, एक मरा हुआ उल्लू रखा और वहां साधना से जुड़ी और भी कई विचित्र सी सामग्रियां रखी। उसके बाद तांत्रिक और सभी चेलों ने अपनी आंखें बंद कर ली और सभी मन ही मन में कुछ बुदबुदाने लगे। हवेली के भीतर हवाएं कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अधजले पर्दे तेजी से उड़ रहे थे और झूमर जोर से हिलता हुआ कभी भी गिरने की हालत में था। तभी एक चेले ने अपनी आंखें खोली और वो अपनी जगह से उठा और जहां से घुंघरुओं की आवाज आ रही थी उस ओर जाने लगा। उस चेले ने धीरे से कहा, आखिर ये खूनी वधू नाच गा रही है, आगे जाकर देखता हूं। एक भूतनी कैसे नाचती है ये भी तो देखना बनता है। लेकिन यहाँ की हवा में रात की रानी की खुशबू आ रही है। उस खुशबू से मदमस्त होता हुआ वो जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक ही उसके कदम ठिठक गए और सामने का नजारा देख वो मंत्र मुग्ध हो गया। खूनी वधू लाल लहंगे में, चेहरे पर घूंघट लिए, पैरों में घुंघरू बांधे, बिना तबले की थाप के थिरके जा रही थी। उसके कदम देख ऐसा लग रहा था मानो पैरों में घुंघरू नहीं, बिजली बांधी हो। आसपास कहीं कोई संगीत न होने के बाद भी खूनी वधू के घुंघरुओं की आवाज से एक समा बन चुका था और खूनी वधू का हर अंग उसकी घुंघरू की छमछम के साथ थिरक रहे थे। तांत्रिक के चेले का मुंह ये देखकर खुला का खुला रह गया। उसने हैरानी से कहा, ये भूतनी है, इतनी खूबसूरत और इतनी आकर्षक। इसका बदन तो हवा में ऐसे थिरक रहा है जैसे जंगल में नाचता मयूर। सच में बल खाती हुई ये खूनी वधू किसी भी मर्द को दीवाना बना देने के लिए काफी है। तभी खूनी वधू नाचते नाचते अचानक से रुक गई और उसकी आंखें लाल होने लगी। दूसरी ओर तांत्रिक के चेहरे पर कुटिलता भरी मुस्कान आ गई और उसने धीरे से कहा, तेरा खेल खत्म खूनी वधू। क्या होने वाला है खूनी वधू के साथ
क्या चेतन बचा पाएगा खूनी वधू को तांत्रिक से? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू। तांत्रिक अपने चेलों के साथ उस बड़ी से गोल घेरे में जाकर बैठ गया। वो चेला जो खूनी वधू के नृत्य को देख पागल हो रहा था, वो भी डरकर सीधा भागते हुए तांत्रिक और अपने साथियों के पास जाकर गोल घेरे के भीतर बैठ गया। चेले के घेरे में आकर बैठते ही तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़कर उस खोपड़ी के ऊपर राख फेंकी। राख फेंकते के साथ ही अचानक ही उस गोल घेरे के भीतर पल भर के लिए आग जली और बुझ गई। दूसरी ओर से खूनी वधू धीरे धीरे कदमों के साथ तांत्रिक की तरफ बढ़ रही थी। उसके घुंघरू छम छम बजते हुए सभी के दिल की धड़कन को तेज कर रहे थे। खूनी वधू तांत्रिक के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपना घूंघट हटा दिया। तेज हवा के कारण उसका लाल दुपट्टा और उसके काले लंबे खुले बाल हवा में लहराने लगे। उसके चेहरे पर इस वक्त केवल क्रोध नजर आ रहा था। तभी तांत्रिक ने अपनी बंद आंखें खोली और खूनी वधू की तरफ देख मुस्कुराया और इसके साथ ही उसने फिर से कुछ मंत्र पढ़े और खोपड़ी पर राख फेंकी और अगले ही पल वो खोपड़ी जलने लगी। उससे आग की ज्वाला निकल रही थी। तांत्रिक ने जैसे ही खोपड़ी में आग लगाई, खूनी वधू 2 कदम पीछे हटी और इसके साथ ही हिलता हुआ झूमर एक तेज आवाज के साथ जमीन पर जा गिरा। चारों तरफ कांच ही कांच बिखर गए। खूनी वधू के चारों तरफ हवा का एक बवंडर सा उठने लगा। वो तांत्रिक को घूर कर देखे जा रही थी। तभी ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में कुछ हो रहा हो। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो फिर से नाचने लगी। उसकी आंखों में अंगारे जल रहे थे और पाँव में बंधे घुंघरू छमा छम बजे जा रहे थे। उसका अंग अंग थिरक रहा था जैसे कि वो एक महान नृत्यांगना हो, लेकिन नाचते हुए उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। अचानक ही वो जोर जोर से चीखने लगी। उसकी तरफ से ऐसा लग रहा था जैसे उसे बेहद दर्द हो रहा हो। जहां एक तरफ तांत्रिक खूनी वधू को तड़पा रहा था, वहीं दूसरी ओर चेतन वीर सिंह के घर से निकल बेचैनी से तांत्रिक को ढूंढ रहा था। कहाँ जा सकता है ये तांत्रिक? उस वक्त वीर सिंह मुझे यहाँ से ले गया और मैं उस तांत्रिक के पीछे नहीं जा पाया। लेकिन इससे पहले कि वो खूनी वधू के साथ कुछ भी गलत करे, मुझे उसे बचाना ही होगा। कहाँ जा सकता है वो तांत्रिक? कहाँ मिलेगी उसे खूनी वधू? वीर सिंह बता रहा था कि आज खूनी वधू बहुत कमजोर है, इसलिए वो तांत्रिक उसे वश में करके खत्म कर देगा। लेकिन कहाँ जा सकता है वो? बाहर का मौसम इस वक्त बेहद खराब हो रहा था। हवाएं इतनी तेज थी कि चेतन को रास्ते में चलने में भी परेशानी हो रही थी। आसपास लगे पेड़ हवाओं के जोर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और जोर जोर से हिल रहे थे। पूरा रास्ता पेड़ के पत्तों से भर चुका था। चेतन ने खुद से कहा, ये मौसम को क्या हुआ है आज? मौसम का इतना बुरा तेवर मैंने अब तक अपनी लाइफ में नहीं देखा था। ऐसा तूफान जो सब उड़ा ले जाए। चेतन किसी तरह से मंदिर तक पहुंचा। बंद पड़े मंदिर के भीतर लगी घंटियां बजती ही जा रही थी। घंटियों की आवाज सुन चेतन ने कहा, ये घंटियां तो बिल्कुल वैसे ही बज रही है जैसे भूतकाल में जाने के बाद मैंने पहली बार रात के वक्त इसी मंदिर में आरती होते देखी थी। उस रात भी ये घंटियां ऐसे ही जोर जोर से बज रही थी। चेतन वहां खड़ा ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे एक चीख सुनाई दी। ये किस औरत की चीख है? ये चीख तो उस हवेली की तरफ से आ रही है। कहीं खूनी वधू तो नहीं है? जहां एक तरफ चेतन बेचैनी से खूनी वधू को ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी ओर तांत्रिक खूनी वधू को नियंत्रण में लाने का प्रयास किए जा रहा था। उसके एक चेले ने घबराकर कहा, महाराज, ये भूतनी तो नाचे ही जा रही है। उसके तो पैर ही नहीं रुक रहे हैं और ना ही आपके तंत्र का अधिक असर दिख रहा है उस पर। तांत्रिक ने चेले की बात सुनी और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। खूनी वधू के कदम लगातार थरके जा रहे थे। उसके हाथ भी नृत्य की कई मुद्राएं बनाकर उसके नाचने की लय को बरकरार किए हुए थे।
हवाएं उसके लंबे बालों को उड़ाकर उसके सुंदर चेहरे को घेर रहे थे। नाचते नाचते अचानक ही खूनी वधू के कदम एकदम से ठिठक गए। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हवेली के दरवाजे पर जाकर टिक गई। खूनी वधू के रुकते ही सब कुछ शांत हो गया। तेज हवाएं रुक गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तांत्रिक और उसके चेलों ने अपनी आंखें खोली और हवेली के दरवाजे पर देखने लगे। दरवाजे पर हांफता हुआ चेतन खड़ा था। चेतन ने जब अपने सामने खूनी वधू को देखा तो पल भर के लिए उसे देखता ही रह गया। उसके सुंदर चेहरे पर लहराते उसके काले बाल और गहरी आंखें देख चेतन सब कुछ भूल गया था। तांत्रिक ने खूनी वधू और दरवाजे पर खड़े चेतन को देखा और खोपड़ी पर फिर से राख फेंकी तो खोपड़ी में लगी आग और भी भड़क उठी। उसके ऐसा करते ही खूनी वधू फिर से नाचने लगी। उसके रुके कदम थिरकने लगे और घुंघरुओं की छमछम से सारा सन्नाटा भंग हो गया। एक बार फिर तेज हवाएं चलने लगी। ये देख चेतन हवेली के अंदर आ गया। अंदर का नजारा देख वो हैरान रह गया, जबकि चेतन को तांत्रिक ने गुस्से से देखा और उसे वहां से निकल जाने का इशारा किया। लेकिन खूनी वधू की चीखों से पूरी हवेली थर्रा गई। चेतन ने देखा कि खूनी वधू नाच तो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे जबरदस्ती नचाया जा रहा है। वो रुकना चाहती है लेकिन रुक नहीं पा रही है। देखते ही देखते खूनी वधू के पूरे शरीर से आग की चिंगारियां निकलने लगी और उसकी चीखों से हवेली गूंजने लगी। चेतन खूनी वधू के पास पहुंचा और अपने हाथ को बढ़ाकर खूनी वधू को रोकने की जैसे ही कोशिश की, उसे खूनी वधू के शरीर से निकलती आग की चिंगारियों से तेज झटका लगा और वो दूर दीवार से टकरा जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही चेतन की नजर खूनी वधू पर पड़ी तो उसने देखा कि उसकी आंखें लाल हो रही है और फिर से उसे उसकी आंखों में अपने लिए वही उम्मीद दिखाई देने लगी थी। चेतन की नजरें खूनी वधू की गहरी नजरों से टकराई तो कुछ पल के लिए वक्त रुक सा गया और उसी पल में खूनी वधू ने कहा, मेरी मदद करो। अगले ही पल वक्त फिर से चल पड़ा था और नाचती हुई खूनी वधू के शरीर पर आग की लपटें बढ़ती ही जा रही थी। चेतन ने खुद से कहा, क्या उसने मुझसे वाकई में कहा कि मेरी मदद करो? बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात जब मैं भूतकाल में था और पहली बार उस आदमी ने चित्रलेखा का सौदा किया था और उसे अपने साथ ले जा रहा था। उस रात चित्रलेखा ने मुझसे मदद मांगी थी और आज खूनी वधू ने। उस रात तो मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं खूनी वधू के साथ कुछ नहीं होने दूंगा। चेतन ने चिल्लाते हुए तांत्रिक से कहा, बंद करो, ये बंद करो, तुम ये नहीं कर सकते हो। देखो उसके साथ ऐसा मत करो, उसकी कोई गलती नहीं है। इस तरह उसे तड़पाना सही नहीं है। लेकिन चेतन की बात को तांत्रिक सुन ही नहीं रहा था। वो तो लगातार खोपड़ी पर राख फेंके जा रहा था और जैसे जैसे खोपड़ी में लगी आग तेज हो रही थी वैसे वैसे खूनी वधू के शरीर में भी आग की लपटें तेज हो रही थी। तभी तांत्रिक के चेले उठे और चेतन को खींचते हुए हवेली से बाहर करने लगे। चेतन ने उन्हें जोर से धक्का दिया, लेकिन अगले ही पल एक चेले ने चेतन के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मार दिया तो उसके जबड़े हिल गए। चेतन के होंठों के पास से खून बहने लगा। उसने अपने हाथ से खून को साफ किया और चेलों की ओर गुस्से से देखा। इसके बाद चेतन ने चीखते हुए कहा, तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो और मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। इतना कहते ही चेतन ने एक चेले को पकड़ा और एक जोर का पंच उसके पेट में दे मारा तो वो उछलता हुआ दूर जा गिरा। अगले ही पल चेतन बाकी के 3 चेलों की जमकर पिटाई करने लगा। चेतन के हाथ और पैर लगातार उन चेलों पर घूंसे बरसाते जा रहे थे। दूसरी ओर खूनी वधू की चीखें अब कम होने लगी थी। उसके नाचने की स्पीड भी अब कम हो रही थी, लेकिन उसके बदन से निकलती चिंगारियां कम होने का नाम नहीं ले रही थी। खूनी वधू की यह हालत देख तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हाँ बस तेरा अंत निकट है।
पिछली बार तो बच निकली थी तू मेरे हाथ से, लेकिन इस बार नहीं बच पाएगी। मेरी सिद्धियों से तो अब बड़ी से बड़ी बला बच नहीं सकती है। फिर तू क्या चीज है? तांत्रिक खूनी वधू पर अपनी जीत को सामने देख खुश हो रहा था। तभी चेतन आगे बढ़ा और उस राख से बने घेरे के भीतर जैसे ही अपना कदम बढ़ाया, उसे लगा कि वो किसी शीशे की पारदर्शी दीवार से जा टकराया है। उसे ऐसे देख तांत्रिक जोर से हंसा और बोला, इस घेरे के भीतर भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायने, काली शक्तियां, यहाँ तक कि इंसान भी नहीं आ सकता है। तू नहीं बचा पाएगा इसे बच्चे। तांत्रिक की बात सुन चेतन ने एक बार फिर खूनी वधू की तरफ देखा और फिर पास रखे एक लैंप को उठाया और सीधा घेरे के भीतर रखी खोपड़ी पर निशाना लगाया, जिससे लैंप खोपड़ी से टकराया और खोपड़ी अपनी जगह से हिल गई। खोपड़ी के हिलते ही चेतन फौरन उस घेरे में घुसा और वहां रखी सारी चीजों को तहस नहस कर दिया। अगले ही पल नाचती हुई खूनी वधू के पैर थम गए और वो लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरी। उसके गिरते ही चेतन उसकी ओर भागा। खूनी वधू जमीन पर गिरी हुई थी, जैसे कि कोई बेजान पेड़ कटने के बाद गिरा होता है। उसकी यह हालत देख पता नहीं क्यों चेतन की आंखों में आंसू भर आए। उसने उसकी मदद करने की कोशिश के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, खूनी वधू ने अपने हाथ से इशारा कर उसे रोक दिया। उसके पूरे शरीर से अब भी हल्की आग की लपटें निकल रही थी। वो किसी तरह से उठी और चेतन की तरफ देखने लगी। चेतन और खूनी वधू एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। खूनी वधू की आंखों में साफ नजर आ रहा था कि उसे चेतन से अपने लिए मदद की उम्मीद का एक भरोसा जरूर था। उसकी गहरी लाल हुई आंखें चेतन का दिल बेचैन किए जा रही थी। चेतन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वहां एक बवंडर सा उठा। तेज हवा के कारण सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल हवा का वो बवंडर हवेली के दरवाजे से होकर बाहर निकला तो दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। दरवाजे के बंद होते ही हवेली में उठा तूफान शांत हो चुका था। चेतन ने देखा कि खूनी वधू वहां कहीं पर नहीं थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां सब शांत हो चुका था। चेतन को समझ नहीं आया कि आखिर खूनी वधू के साथ क्या हुआ। तांत्रिक के गुस्से का ठिकाना नहीं था। उसने घूरते हुए चेतन को देखा और वहां से निकल गया। चेतन की हरकत के कारण तांत्रिक बुरी तरह भड़क चुका था। वो जोर से चिल्लाते हुए हवेली से बाहर आया। घोर अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। अब इस गांव को उस चुड़ैल से कोई नहीं बचा सकता। घोर अनर्थ। चेतन भी तांत्रिक के पीछे पीछे हवेली से बाहर आ गया। रात के करीब 2 बजे होंगे। तांत्रिक की आवाज सुनकर गांव वाले घर से बाहर आ गए। तभी भीड़ से किसी की आवाज आई, क्या हुआ तांत्रिक जी? क्या अनर्थ हो गया? मूर्ख है ये लड़का और आप सभी का विश्वासघाती भी है। इस लड़के ने हमारी पूरी मेहनत पर और कई वर्षों में अर्जित सिद्धि पर पानी फेर दिया। इसी दुष्ट लड़के के कारण हम उस चुड़ैल को अपने वश में नहीं कर पाए और एक बार फिर से वो हमारे हाथों से बच निकली। अब वो घायल शेरनी की तरह शिकार करेगी। इस गांव को कोई भी उस चुड़ैल के कहर से अब कोई नहीं बचा सकता। तांत्रिक की बात सुनकर गांव के लोगों में एक खौफ जाग उठा। सभी चेतन पर एक साथ झल्ला उठे। एकाएक भीड़ से आवाजें आने लगी, अरे इसे गांव में किसने रुकने दिया? एक अजनबी ने हमारे मामलों में दखल देने की हिम्मत कैसे की? अरे भाइयों, इसे तो गांव से बाहर फेंक देना चाहिए। चेतन अपनी सफाई देने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक भीड़ से वीर सिंह बाहर आया और गुस्से से चेतन के पास आकर बोला, चेतन, तुम्हें होश भी है कि तुमने क्या किया है और क्यों किया है ये? तुम तो सब जानते हो ना कि उस खूनी वधू से पूरा गांव किस तरह परेशान है। क्या कुछ नहीं खोया है हम लोगों ने उस भूतनी के कारण। फिर भी तुमने इस तरह की हरकत क्यों की? क्यों तुमने तांत्रिक जी के अनुष्ठान में विघ्न डालकर उस भूतनी को बचाया? क्या गांव वालों और वीर सिंह को समझा पाएगा चेतन, या फिर निकाल दिया जाएगा चेतन फूलपुर गांव से?
जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू। चेतन ने खुद को शांत करते हुए सबसे कहा, उसकी कोई गलती नहीं है, उसके साथ तो खुद बहुत बुरा हुआ है। मैं किसी को भी खूनी वधू को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। देखिए, आप सभी लोग एक बार तो मेरी बात सुन लीजिए। और वीर सिंह, तुम भी सुनो। आप खूनी वधू के बारे में नहीं जानते। मैंने खुद उसकी कहानी को जाना है, और उसकी कहानी जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो ना तो बुरी है और ना ही इस गांव की दुश्मन है, बल्कि कुछ तो ऐसा है जो वो ढूंढ रही है। मैं यकीन दिलाता हूँ आप सबको, मैं खूनी वधू को मोक्ष दिलाकर इस गांव को हमेशा के लिए खौफ से मुक्त करूंगा। चेतन की बात सुने एक आदमी फिर से चिल्लाकर बोला, तुम्हारे कारण तांत्रिक बाबा नाराज होकर चले गए। उनकी सिद्धियों का अपमान किया है तुमने। अब तो वो भी हमारी मदद करने नहीं आएंगे। और तो और, पहले तो तुम्हें गांव की भूतनी और उसकी कहानी बकवास लग रही थी, और आज कह रहे हो कि तुम्हें उसके बारे में जानकारी है। ओ शहरी बाबू, ये बकवास कहीं और जाकर करो, और आइंदा गांव के मामले से ना थोड़ा दूर ही रहना। वीर सिंह भी चेतन के कंधे को झटका देते हुए बोला, बेगुनाह? कौन? वो भूतनी? वो कैसे बेगुनाह हो सकती है? कई लोगों की जान ली है उसने। और शायद तुम भूल रहे हो, अभी कुछ समय पहले ही उसने 3 लोगों की एक साथ हत्या की है। वो सिर्फ हत्यारन है, बेगुनाह नहीं। वीर सिंह दोबारा बोला, चेतन, हम नहीं जानते कि तुम उस भूतनी की तरफदारी क्यों कर रहे हो, लेकिन जो भी तुमने किया है वो ठीक नहीं किया। वीर सिंह की बात खत्म होते ही भीड़ से एक आदमी ने कहा, वीर सिंह, इस लड़के को इसी वक्त अपने घर से बाहर करो। ये इस गांव में अब नहीं रह सकता है। उस आदमी के बाद मुखिया जी ने कहा, चेतन, तुम्हारे पास बस सुबह होने तक का वक्त है। कल सुबह होते ही चाहे जैसे जाओ, लेकिन इस गांव से निकल जाना। कल सुबह तुम्हारी शक्ल यहाँ इस गांव में नहीं दिखनी चाहिए, वरना अगर तुम यहाँ दिखाई दिए तो फिर मजबूरन तुम्हें इस गांव के बाहर फेंकवाना पड़ेगा मुझे। ध्यान रहे, सुबह के बाद दिखना मत यहाँ। चेतन को गांव से निकल जाने का कहकर सभी लोग वहां से चले गए। वीर सिंह ने एक अफसोस भरी नजर से चेतन को देखा और वो भी वहां से चला गया। धीरे धीरे भीड़ वहां से छटने लगी। चेतन लोगों को जाते देख रहा था। जब सब चले गए तो चेतन की नजर एक कोने में खड़ी माही पर गई। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो भी चेतन से उतना ही नाराज है जितना वीर सिंह और बाकी गांव वाले। चेतन माही की तरफ गया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, माही, कम से कम तुम तो मेरी बात पर विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूं। इस पर माही ने चेतन से अपना हाथ झटकते हुए कहा, हाथ छोड़ो। और क्या सुनो तुम्हारी बात? कुछ नहीं छोड़ा तुमने सुनने सुनाने के लिए। तुमने हमारे और इस गांव के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं नहीं जानती कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है, लेकिन जो भी हो, तुमने उस भूतनी को बचाकर हमारा और हमारे प्यार का भरोसा तोड़ा है। ये मैं कभी नहीं भूल सकती। चेतन उसे बीच में ही टोकते हुए बोला, माही, ऐसा नहीं है, 1 मिनट मेरी पूरी बात तो सुन लो। लेकिन माही गुस्से में बोली, चुप रहो तुम, कुछ मत कहो। तुम तो जानते थे ना, उस चुड़ैल ने बेरहमी से मारा था हमारे पिताजी को, और जब आज उसका खात्मा होने ही वाला था तो तुमने उसे यहाँ से भागने का मौका दे दिया। आखिर क्यों चेतन? चेतन माही की बात का जवाब देते हुए बिल्कुल नरम आवाज में बोला, माही, तुमने मुझसे कहा था तुम मुझ पर भरोसा रखोगी और चाहे जो हो जाए मेरा साथ दोगी, लेकिन तुम्हें अब मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा, उल्टा तुम शक कर रही हो। और हाँ, मैंने बचाया उसे, क्योंकि उसके साथ ये जो कुछ भी हो रहा था ना, वो गलत था। माना कि उसने कई लोगों की जान ली है, लेकिन उसे मुक्ति चाहिए। इस तरह से उसे तड़पाने का क्या मतलब है? मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करना तो मैं तुम्हें किसी बात के लिए फोर्स नहीं करूंगा। तुम्हें जो सही लगे तो वो करो। चेतन की इस बात से माही का चेहरा उतर गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, सही कह रहे हो तुम। वादा तो सिर्फ मैंने किया था ना तुम पर भरोसा रखने का,
और तुम्हारा साथ देने का? दे दूं मैं साथ तुम्हारा, लेकिन तब जब तुम सही करो, और अगर ना भी करो सही तो भी कम से कम मुझसे कुछ छिपाते तो नहीं। उस रात भी तुमने जब चित्रलेखा का नाम नींद में लिया था तो मैंने पूछा था, पर उस रात भी तुमने मुझे सच नहीं बताया। आखिर ऐसा क्या है जो तुम हर बार मुझे सच बताने से टाल देते हो? क्यों है तुम्हें उस खूनी वधू या चित्रलेखा की इतनी परवाह? क्यों तुम मुझे सच बताने से कतराते हो? खैर, अब बहुत देर हो गई है। गांव वाले और मुखिया जी अब तुम्हें यहां रुकने नहीं देंगे। मैंने पहली बार किसी से प्यार किया था चेतन, फिर मेरी किस्मत में अधूरा प्यार ही लिखा था। अपनी बात कहकर माही जाने के लिए मुड़ी तो उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और दौड़ते हुए वहां से चली गई। चेतन माही का दिल दुखाकर खुद भी बहुत दुखी था। वो वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते हुए बोला, माही, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, लेकिन सच क्या है ये मैं बता भी दूं तो भी तुम शायद ही यकीन कर पाओ। मौसम अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। कुछ अजीब तरह की हलचल थी। तेज हवा के झोंके चेतन के चेहरे को छू रहे थे। लग रहा था जैसे बारिश होने वाली हो, और बढ़ता कोहरा चारों ओर धुएं के जैसा दिखाई पड़ रहा था। चेतन ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, माही और वीर सिंह की नाराजगी अपनी जगह सही है। एक बार सब कुछ जान लूं तो बाकी सबको खूनी वधू की सच्चाई भी बता दूंगा और उसे उसके इस रूप से भी मुक्ति दिला दूंगा, भले इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, खूनी वधू की आंखों में मुझे हमेशा एक उम्मीद क्यों नजर आती है? उस वक्त जब तांत्रिक उस पर तंत्र मंत्र कर रहा था, ऐसा लगा जैसे एक पल के लिए वक्त रुक गया हो, और उसी पल उसने मुझसे कहा कि मेरी मदद करो। आखिर वो क्यों मुझसे मदद मांगती है? क्यों एक रिश्ता सा बन जाता है उसके साथ जब भी मैं उसकी आंखों में देखता हूं? उसने खुद कहा था ना कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। मैंने भी खुद अपनी आंखों से देखा है कि कैसे हर्षवर्धन ने उसके साथ बुरा किया। फिर क्यों उसे मुझ पर भरोसा है? मुझे छोड़ क्यों देती है वो जिंदा? आखिर मेरा खूनी वधू के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? सोचते हुए चेतन सीढ़ियों से उठकर आगे जाने के लिए बढ़ा। अभी वो कुछ 10 कदम ही चला था कि उसे पायल की आवाज सुनाई पड़ी। साथ ही चारों ओर रात की रानी के फूलों की खुशबू महकने लगी। आसपास घर के बाहर जल रहे बल्ब अपने आप बंद हो गए। चेतन ने खुद से कहा, क्या खूनी वधू है यहाँ? वो चारों तरफ घूमकर देखने लगा, लेकिन गहरी स्याह अंधेरे में उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक तेज आवाज के साथ बिजली कड़क उठी। कुछ पल के लिए बिजली से फैली रोशनी में चेतन ने सामने किसी को खड़ा पाया, पर अगले ही पल वहां कोई नहीं था। चेतन ने तेज आवाज में पूछा, कौन है उस तरफ? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला, और तभी फिर से बिजली चमक उठी। उसके उजाले में चेतन ने देखा कि कोई औरत घूंघट डाले सामने खड़ी है, और तभी एक बार फिर चेतन को पायलों की आवाज सुनाई पड़ने लगी, जैसे कोई आगे बढ़ रहा हो। चेतन उस आवाज के सहारे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही बिजली की कड़कने की चमक से रोशनी होती, चेतन एक कदम उस साए की ओर बढ़ लेता। एकाएक चेतन तेज आवाज में बोला, कौन है? चित्रलेखा, क्या तुम हो? बोलो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं जानता हूं तुम्हारा असली नाम। गांव के लोग चाहे जो भी कहे, लेकिन मैं तुम्हें चित्रलेखा ही कहूंगा। जवाब दो चित्रलेखा। कहते हुए चेतन खूनी वधू की ओर बढ़ रहा था। अभी चेतन को उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। उसकी ओर बढ़ता चेतन दोबारा बोला, चित्रलेखा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। सिर्फ तुम्हें मुझे सच बताना होगा। बोलो, क्या तुम सच बताओगे मुझे? चेतन को अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिला।
उसने उसे रोकते हुए कहा, चित्रलेखा प्लीज मेरी बात का जवाब दो, सच जानने में मेरी मदद करो। ऐसा बहुत कुछ है जो अब भी उलझा हुआ है। चेतन की बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो लगातार चले जा रही थी। चेतन भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर में चेतन को पता चला कि वो खूनी वधू के पीछे चलते हुए दोबारा हवेली के पास पहुंच गया है। उसने देखा कि खूनी वधू उस खंडहर हवेली के अंदर जा रही है। चेतन भी दबे कदमों के साथ उसके पीछे चलने लगा। वो दरवाजे पर पहुंचा ही था कि एक बार फिर बिजली कड़क उठी। जैसे ही चेतन ने हवेली के अंदर कदम रखा, हवेली का बड़ा सा दरवाजा चर्र की तेज आवाज के साथ बंद हो गया। चेतन पलटा और अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसे लगातार पायलों की छन छन सुनाई दे रही थी। तभी उसने देखा कि खूनी वधू हवेली के एक कमरे के बाहर खड़ी है। उसने एक पल को चेतन की ओर देखा और अगले ही पल वो कमरे के अंदर चली गई। चेतन भी तुरंत ही उस कमरे की ओर चला गया। अंदर पहुंचते ही चेतन मन में बोला, ये तो वही कमरा है जहां मैंने पहली बार चित्रलेखा को देखा था, और वीर सिंह के साथ चित्रलेखा की तस्वीर, वो भी तो मुझे यही मिली थी। लेकिन चित्रलेखा मुझे यहां क्यों लेकर आई है? कमरे के एक कोने में एक बड़ा सा आईना था। खूनी वधू उस आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। चेतन उसे देखता रहा। देखते ही देखते वो आईना एकदम से अपनी जगह से खिसक गया और वहां एक रास्ता दिखाई देने लगा। उस रास्ते पर काफी अंधेरा था। अंदर क्या है ये बाहर से अंदाजा लगाना मुश्किल था। चेतन ने देखा खूनी वधू उस रहस्यमयी रास्ते में प्रवेश कर गई है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अंदर जाए या ना जाए। रहस्यमयी रास्ते का आईने वाला दरवाजा अब भी खुला था। कुछ सोचकर चेतन आगे बढ़ा। उस रहस्यमयी रास्ते पर अपना पहला कदम रखते ही चेतन के पैर कांप उठे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत बांधी और वो अंदर चला गया। चेतन के अंदर जाते ही वो आईना एक बार फिर अपनी जगह पर आ गया और दरवाजा कुछ इस तरह बंद हुआ जैसे वो आईना कभी अपनी जगह से हटा ही ना हो। चेतन को अपने सामने सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। उसने देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी साफ नहीं था। तभी उसे खूनी वधू के वहां होने का एहसास हुआ तो वो चौकन्ना हो गया और उसने धीरे से कहा, मैं जानता हूं मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, और अगर आज तुम मुझे यहां मेरे किए की सजा देने के लिए लाई हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। तुम ले लो मेरी जान और कर लो खुद को मुक्त। चेतन को अपने सवालों के बदले कोई जवाब नहीं मिला और अगले ही पल चेतन के चारों तरफ रोशनी फैल गई। चेतन ने जब उस जगह को देखा तो उसके मुंह से निकला, ये तो किसी सीक्रेट कमरे जैसा लग रहा है। इसका मतलब वो आईना इस कमरे के अंदर आने का सीक्रेट रास्ता है। चेतन ने देखा उस कमरे के दीवारों में लगे स्टैंड्स पर रखी कई सारी मोमबत्तियां एक साथ जल उठी थी, जिनकी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। अब कमरे का हिस्सा चेतन को बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा। कमरे की छत पर लगे आलीशान झूमर पर लगी मोमबत्तियां भी अपने आप जल रही थी। चेतन अभी ये सब देख ही रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर कमरे के एक कोने में चुपचाप से खड़ी खूनी वधू पर पड़ी। खूनी वधू चेतन की तरफ पीठ करके खड़ी थी, जिससे चेतन उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। चेतन थोड़ा आगे बढ़ा और धीरे से बोला, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई हो? क्या तुम इस कमरे के जरिए मुझे कुछ बताना चाहती हो? चेतन की बात का खूनी वधू ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने दोबारा पूछा, प्लीज कुछ तो बोलो, आखिर हम यहाँ। कहते हुए चेतन एकदम से ठहर गया। उसकी नजर खूनी वधू के पास रखे एक टेबल पर पड़ी, जिस पर एक बॉक्स रखा हुआ था और जिस पर लगे छोटे छोटे शीशे चमक रहे थे। चेतन ने खुद से कहा,
अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ तो चित्रलेखा उस बॉक्स के पास जानबूझकर खड़ी है। क्या है उस बॉक्स के अंदर जो चित्रलेखा मुझे दिखाना चाहती है? क्या है उस चमकीले बॉक्स का राज? कौन सा सच आने वाला है अब सामने? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू। कमरे में जिस बॉक्स के पास खूनी वधू खड़ी थी, उसे देख चेतन के मन में पहला ख्याल उस बॉक्स को खोलकर देखने का आया। तो वो थोड़ा सोचने के बाद उस ओर बढ़ा जहां खूनी वधू खड़ी थी। जैसे ही चेतन आगे बढ़ा, खूनी वधू एकदम से वहां से गायब हो गई। अरे, ये कहाँ गई? तुम कहाँ हो चित्रलेखा? लेकिन चेतन को कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसका ध्यान उस बॉक्स पर पड़ा तो उसने आगे बढ़कर उसे उठा लिया। बॉक्स पर लगे शीशे के टुकड़ों में चेतन को अपनी शक्ल साफ नजर आ रही थी। उसने धीरे से कहा, इतनी पुरानी बॉक्स है ये, लेकिन इस कमरे और यहाँ रखे सामानों को देख ऐसा लग रहा है मानो रोज इन्हें कोई साफ करता है। सोचते हुए उसने जैसे ही बॉक्स को खोला, उसके होश उड़ गए। बॉक्स के भीतर देखते ही उसने चौंकते हुए कहा, ये तस्वीर तो हर्षवर्धन की है, लेकिन हर्षवर्धन की तस्वीर यहाँ कैसे? और चित्रलेखा क्या मुझे ये तस्वीर दिखाना चाहती है? एक मिनट, इसके अंदर और भी चीजें हैं। चेतन ने बॉक्स के भीतर से एक सफेद रंग का रुमाल निकाला जिस पर धागे की कढ़ाई से लिखा था हर्ष। साथ ही बॉक्स में सोने का एक लॉकेट भी था। उसे देखते ही चेतन ने खुद से कहा, अरे, ये तो वही लॉकेट है जो भूतकाल में मैंने हर्षवर्धन को पहने हुए देखा था। कहते हुए उसने दोबारा तस्वीर को देखा। तस्वीर में हर्षवर्धन वो लॉकेट पहने हुए था, जिससे ये तो पक्का हो गया कि वो लॉकेट हर्षवर्धन का ही है। बॉक्स में और भी कई चीजें रखी हुई थी। चेतन ने परेशान होकर नजरें उठाई तो देखा कि खूनी वधू कमरे के एक दूसरे कोने में खड़ी है। उसे देखते ही चेतन ने सवाल किया, ये सारा सामान, ये तस्वीर तो हर्षवर्धन की है ना? ये हर्षवर्धन की चीजें यहाँ क्या कर रही है? कुछ तो बोलो या बताओ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तुम मुझे यहाँ कुछ बताने के लिए लाई हो ना, तो बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। चेतन के सवाल पर अचानक ही कमरे के भीतर जल रही मोमबत्तियों की लौ फड़फड़ाने लगी। बंद कमरे में हवाएं चलने लगी और हवाओं के बावजूद वहां जल रहे दिए बुझे नहीं। चेतन ये सब देख काफी हैरान हो रहा था। उसने फिर से पूछा, मुझे बताओ चित्रलेखा, हर्षवर्धन का सामान यहाँ क्यों रखा है? इस बार खूनी वधू के होंठ हिले और उसने कहा, क्योंकि वो यहाँ रहता था। खूनी वधू के इस जवाब को सुन चेतन को एक झटका लगा। क्या मतलब हर्षवर्धन यहाँ रहता था? ये तो नगस्त्री की हवेली हुआ करती थी और इस सीक्रेट कमरे के बाहर वाला कमरा चित्रलेखा का, यानी कि तुम्हारा था। तो फिर इस कमरे में हर्षवर्धन कैसे रह सकता था? चेतन के मन में उठ रहे सवालों का जवाब सिर्फ खूनी वधू दे सकती थी। लेकिन जैसे ही उसने कुछ पूछने की कोशिश की, उसके कानों में किसी लड़की की चीखें गूंजने लगी। छोड़ दो मुझे, नहीं, मत मारो मुझे, बचाओ, कोई तो बचाओ, ईश्वर के लिए छोड़ दो। आवाज बहुत तेज थी, मानो चेतन के सामने ही कोई लड़की चीख रही हो, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहा था। धीरे धीरे ये चीखें और बढ़ने लगी तो चेतन ने अपने हाथों से अपने दोनों कानों को ढक लिया, पर वो चीखें लगातार उसके कानों तक पहुंच रही थी। चेतन इस आवाज से परेशान हो गया। उसे तेज पसीना आने लगा। वो घबराकर लड़खड़ा गया और जमीन पर दीवार से टिककर बैठते ही चिल्लाने लगा, नहीं, प्लीज बंद करो, प्लीज शांत हो जाओ। चेतन के इतना कहते ही उन चीखों की आवाज पूरी तरह से बंद हो गई। उसने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा, ये कैसी चीखें सुनाई दे रही है मुझे? चेतन के इस सवाल पर खूनी वधू चेतन की ओर पलटी। उसके खूबसूरत चेहरे पर छाई गहरी उदासी साफ नजर आ रही थी। उसकी गहरी आंखें दर्द से भरी थी। वो बिना चेतन की ओर देखे उदासी भरी आवाज में बोली,
ये एक लाचार बेबस लड़की की मौत की चीखें हैं। चेतन इस जवाब से हैरत में पड़ गया। मौत? किस लड़की की मौत? चेतन के इस सवाल के साथ ही कमरे में चल रही हवाएं और भी तेज हो गई और अचानक ही कमरे में लगा झूमर जोर जोर से हिलने लगा। जल रहे दियों की लौ हवा के साथ फड़फड़ाने से कमरे में कभी उजाला तो कभी अंधेरा हो रहा था। तभी चेतन की नजरें सामने खड़ी खूनी वधू पर गई। हवा के कारण उसके लंबे बाल लहरा रहे थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अंगारे जलने लगे थे। खूनी वधू का चेहरा देख चेतन को समझ आ चुका था कि वो इस वक्त बेहद गुस्से में है। उसका ये डरावना रूप देख चेतन भी घबरा चुका था। उसने सहमी आवाज में फिर से पूछा, किस लड़की की मौत हुई है यहाँ? मुझे बताओ। खूनी वधू ने चेतन की ओर देखते हुए कहा, चित्रलेखा की मौत। इस जवाब के साथ ही चेतन के दिमाग के तार हिल गए। उसके चारों तरफ चलती हुई हवाएं बवंडर का रूप ले चुकी थी। चेतन को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने हैरानी से पूछा, चित्रलेखा? मतलब तुम्हारी मौत यहाँ इस कमरे में? चेतन कुछ समझ पाता उससे पहले ही खूनी वधू हवा में अपने आप ऊपर उठ गई और उसके शरीर से लाल रोशनी फैलने लगी। उसका ये रूप देख चेतन अब डरने लगा था, लेकिन हिम्मत करके उसने फिर से पूछा, कैसे हुई थी तुम्हारी मौत? किसने मारा था तुम्हें? बताओ मुझे, कौन था यहाँ जब तुम्हारी मौत हुई? इस बार खूनी वधू ने नफरत से कहा, यहाँ वो था जिसका ये कमरा था। उसके इतना कहते ही जैसे उस कमरे में भूचाल आ गया हो। चीजें खुद ब खुद हवा में उड़ते हुए इधर से उधर बिखर रहे थे। तभी एक झटके के साथ कमरे में लगा कांच का एक झूमर एक तेज आवाज के साथ बिना गिरे टूटा और चूर चूर होकर ठीक खूनी वधू के ऊपर गिरने लगा। जैसे कि खूनी वधू के ऊपर चूर हुए कांच के टुकड़ों की बारिश हो रही हो और वो कांच के टुकड़े खूनी वधू के शरीर से ऐसे टकराकर जमीन पर बिखरते गए जैसे कि किसी दीवार से टकराए हो। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कांच का एक भी टुकड़ा चेतन के शरीर तक नहीं पहुंचा। उसने खूनी वधू का एक गुस्सा देख धीरे से कहा, तुम प्लीज शांत हो जाओ, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। चेतन की बात सुन खूनी वधू ने उसकी ओर देखा तो चेतन की नजरें उसकी नजरों से मिलते ही कुछ पलों के लिए वक्त थम सा गया। खूनी वधू ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फिर से मेरा भरोसा मत तोड़ना। इतना कहते के साथ ही कमरे में चल रही हवाएं एकदम से शांत हो गई और सारे दिए बुझ गए और एक बार फिर वहां अंधेरा छा गया। चेतन ने कुछ बोलना ही चाहा था कि उसकी आंखें बंद होने लगी और वो बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो चेतन सीक्रेट कमरे के बाहर वाले कमरे में था। उसके सिर में जोरों का दर्द हो रहा था। खुद के हाथों से अपना सिर दबाते हुए चेतन बोला, मैं यहां कैसे आ गया? मैं तो सीक्रेट रूम में था। तभी उसका ध्यान उस सीक्रेट कमरे के बाहर लगे आईने पर गया तो वो भागकर उस आईने के सामने जा खड़ा हुआ। अपनी पूरी ताकत लगाकर चेतन ने उस आईने को हटाने की कोशिश की, लेकिन आईना अपनी जगह से नहीं हटा। चेतन थक कर वहीं बैठ गया। उसके कानों में अभी भी खूनी वधू के शब्द गूंज रहे थे। उसने बेचैनी से कहा, चित्रलेखा ने जो कुछ भी मुझे बताया उसका मैं क्या मतलब निकालूं? जिस कमरे में मुझे लेकर वो गई थी उस कमरे में ही उसकी मौत हुई। और अगर हर्षवर्धन यहाँ रहता था, उसका सामान यहाँ है, तो क्या हर्षवर्धन मतलब मैंने खुद ही चित्रलेखा को मारा है? इस ख्याल के आते ही चेतन का मन सिहर उठा। उसने खुद से कहा, अगर ये सच है कि मैं या मेरा भूतकाल चित्रलेखा का गुनहगार है तो जो सजा वो देना चाहे मुझे मैं मंजूर कर लूंगा। बस मुझे ये जानना है कि आखिर उसे मुझ पर भरोसा क्यों है, अपने कातिल पर भरोसा क्यों है, क्यों वो मेरी जान नहीं ले लेती, और उसने ये क्यों कहा कि
फिर से भरोसा मत तोड़ना। पहले भरोसा तोड़ा है मैंने, ये तो पता चल गया मुझे, लेकिन मुझे दोबारा मौका क्यों दे रही है वो? क्यों उसे यकीन है कि मैं उसकी मदद करूंगा? चेतन अभी ये सब सोच ही रहा था कि उसकी नजर सामने उसी बड़े से आईने पर पड़ी जिससे होकर वो सीक्रेट कमरे में गया था। उस आईने पर नजर पड़ते ही चेतन ने कहा, ये क्या? ये किसने लिख दिया यहाँ? जैसे कि आईने पर पड़ी धूल पर किसी ने अपनी उंगली से कुछ लिख दिया हो। चेतन आईने पर लिखे शब्दों को पढ़ने के लिए आगे आया तो उसने आईने पर लिखा पाया, जो छिपा है वही सामने है। जैसे ही चेतन ने आईने पर लिखे शब्दों को पढ़ा, तुरंत उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और वो बोला, ठीक यही लाइन उस दिन चित्रलेखा किताब के पन्ने पर भी अपने आप छप गई थी, जहां वो सारी घटनाएं खुद ब खुद अंकित हो गई थी जो मैंने अपने पास्ट में देखी थी। हाँ, ये वही लाइन है, लेकिन पहले चित्रलेखा किताब पर इसका खुद ब खुद लिख जाना और आज फिर इस मिरर पर, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। कुछ तो है इस लाइन का मतलब, जैसे कि कोई पहेली हो। चेतन अपनी सोच में डूबा हुआ था कि वहां कालदूत आ पहुंचा। उसे देख चेतन ने हैरानी से कहा, कालदूत, ये क्या हो रहा है? मुझे बताओ कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं खूनी वधू से मिला, उसने मुझे जो कुछ भी बताया उसके हिसाब से तो मैं वाकई में चित्रलेखा यानी कि खूनी वधू के इस हालत का जिम्मेदार हूं। चेतन की बात पर कालदूत ने कहा, खूनी वधू या चित्रलेखा के साथ जो कुछ भी हुआ हो, उसके पीछे का कारण जो भी हो, लेकिन वो बीता हुआ कल था और तुम्हें आज को सही करना है। तुमने उस आईने पर लिखे शब्दों को तो देख ही लिया है ना? जरूरत है उन शब्दों के पीछे के मतलब को समझना। आधी अधूरी सच्चाई पूरी हकीकत नहीं हो सकती है। अगर तुम वजह हो उसकी हालत के लिए, तो भी तुम्हें अब आगे के लिए सोचना है और करना है, ताकि खूनी वधू के साथ साथ गांव के लोगों की भी समस्या का समाधान मिल सके। कालदूत की बात सुनकर चेतन हैरानी से उस आईने की ओर बढ़ते हुए बोला, यहां लिखे शब्दों का मतलब चाहे जो हो, लेकिन अगर मेरी किस्मत में कुछ ऐसा है जिससे कई लोगों की जिंदगियां जुड़ी हैं, तो फिर मैं वही करूंगा जो सही है। कालदूत चेतन के कंधे पर हाथ रखकर बोला, सच चाहे जो हो चेतन, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि ये सफर तुम्हारा है और इसके रास्ते में आने वाली हर मुश्किल भी तुम्हारी है। मैं तो बस तुम्हें सही और गलत का अंतर समझा सकता हूं। खैर, वो छोड़ो, तुमने खूनी वधू का भरोसा तोड़ा था, लेकिन तांत्रिक से उसे बचाकर तुमने फिर से उसका भरोसा पा लिया है और शायद अब तुम भूतकाल में वापस जाकर पूरी सच्चाई को पता कर सकते हो। कालदूत की बात सुन चेतन ने कहा, तुम्हारा मतलब है मैं पास्ट में जा सकता हूँ? ठीक है, बताओ कब जाना है। इस बार चाहे जो हो जाए, मैं सारा सच पता करके ही आऊंगा। चित्रलेखा, हर्षवर्धन और उनकी अनसुलझी कहानी, सब कुछ जानना है मुझे। क्या वजह है चित्रलेखा की मौत का और क्या सच है हर्षवर्धन का? तुम बताओ कालदूत, मैं कब जा सकता हूँ? कालदूत ने कहा, बस थोड़ा इंतजार करो, मैं फिर आऊंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा। ध्यान रखना, बस इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर कालदूत वहां से जाने के लिए बढ़ा और 2 कदम बढ़ने के बाद रुककर पलटा और बोला, चेतन, मेरी बात मानो, इस हवेली से बाहर मत निकलना। मेरे आने तक यहीं इंतजार करना। तुम्हारे भूतकाल में जाने का वक्त जब आएगा, मैं आ जाऊंगा। कालदूत की बात पर चेतन ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन कालदूत वहां से जा चुका था। उसके जाने के बाद चेतन ने खुद से कहा, मुझे इस हवेली से बाहर तो निकलना ही होगा। मैं भूतकाल में जा रहा हूँ और पता नहीं कब लौट कर आऊं, या कहीं वापस नहीं आ पाया तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो। नहीं, जाने से पहले मुझे एक जरूरी काम निपटाना है और उसके लिए यहाँ से निकलना ही होगा। ये सोचकर चेतन हवेली के गेट तक पहुंचा। दिन चढ़ चुका था और सूरज सर पर था। गांव के लोग हर तरफ दिखाई दे रहे थे। चेतन ने हवेली का गेट खोला और वहां से निकल मंदिर तक पहुंचा। मंदिर के बाहर मुखिया जी के साथ 7-8 लोग जमा थे। मुखिया जी ने कहा, मैंने वीर सिंह को कल ही कह दिया था कि उस शहरी लड़के को अपने घर से बाहर निकाल दे।
हो सकता है कि वो लड़का हमारे गांव से जा भी चुका हो, क्योंकि सुबह से उसे किसी ने देखा नहीं है। पर अगर हम में से किसी को भी वो लड़का दिखाई दिया तो हमें मजबूरन वो कदम उठाना ही पड़ेगा। चेतन समझ चुका था कि उसकी जान खतरे में है और गांव वाले उसे अब यहाँ नहीं देखना चाहते। वो ये सोच ही रहा था कि तभी एकदम से उसके मुंह पर किसी ने अपना हाथ रखा और उसे खींचते हुए हवेली के पीछे ले गया। कौन है जिसने चेतन को खींचा? क्या चेतन किसी मुसीबत में है? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी